मैं ऐसे लिख रहता हूँ कि क्या बोलते हैं वो परमिशन वो ले लो, लाइसेंस लेते नहीं, परचेज नहीं करते। डालो डालो रिज्वाइन जल्दी। आगे बता। उसको भाई का सर टेनेंट वेरिफिकेशन का भी बताइए। सीयूटी के फॉर्म हो जाएगा। हाँ इनको गाइडलाइन ये दे दो। आपकी शॉप पे कोई नहीं बंदा आता है, हम डांस करने गवर्नमेंट रेट के अंदर ही लाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कौन सी है? नहीं वैसे बोल दो ना एक बार। अच्छा तो ये थे हमारी ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो गई सर। अब आपको ब्रीफ करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मिस्टर राजेंद्र गुजर जी। सर प्लीज। आसिफ भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आजम भाई, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। याद नहीं करते आप? मैं तो आपको पता है क्यों टेक्निकल अल्हम्दुलिल्लाह रोजे सही रहते। रोजे में टाइम नहीं मिल रहा? हाँ अच्छा, मैं ये कह रहा था कुछ जैसे पैन कार्ड वाले जिनके मैसेज डलते हैं ना, कौन से मैसेज? डुप्लीकेट वाली हाँ जो कहते हैं ना, जो हो जाता है वो हो जाता है, जैसे डुप्लीकेट जिसको नहीं मिले वो हमें मैसेज कर ले पर्सनल। हाँ आधार से PIN नंबर निकालने वाली। हाँ हाँ, आधार से पैन नंबर निकालने वाली। हाँ तो वो आईडी तो आपके पास है ही ना, तो आप तो ऑलरेडी पैन नंबर जनरेट नहीं, कर बहुत सकते हो। सारे फोटो हो जाएगा जब लेला में मीटिंग चल रही है मेरी ऑनलाइन मित्र के। अगर किसी के पास पैन नंबर जनरेट की आईडी नहीं है तो वो कृपया करके मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, मैं आप सभी को पैन नंबर जनरेट करके दूंगा। अभी बना नहीं क्या? और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा मंथली ट्रांजैक्शन करें। जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे वो आप सभी को ही फायदा होगा। अच्छा मंत्रा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखी गई है अभी जो मैंने डेली देख रहा हूँ कि आपके सर्टिफिकेट प्रिंट एंड सर्टिफिकेट ई साइन वैलिडेट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कियोस्क की। कौन कौन कियोस्क ऐसे हैं जो अपने ई साइन को वैलिडेट कर लेते हैं? ये ना लगे पतला लगेंगे हम आ जाएंगे तो मोटा ना भाई। आसिफ भाई, आसिफ भाई जी आवाज आ रही है सर। हमारी? हाँ सर सुन रहा हूँ मैं। सर मैं अगर कभी इस ग्रुप में अवेलेबल नहीं हूँ या मेरे मैसेज नहीं पहुंच रहे हों
तो कृपया करके आप स्पेशली सभी कियोस्क को तो ई साइन से रिलेटेड जो भी का पीडीएफ आती है वो कृपया ई साइन क्लियर करके आप उनको पीडीएफ शेयर कर दिया करें, अगर मेरा टाइम टू ओके टाइम सर। मैसेज नहीं पहुंचता है तो। ओके ओके। है ना, होता क्या है कि कभी कभी मैं बिजी रहता हूँ तो देख नहीं पाता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप को, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है भाई के नाते तो कियोस्क कैसे प्रॉब्लम ना हो। और जो भी कियोस्क ई साइन वैलिडेट कर सकता है वो भी ग्रुप में, जो भी ग्रुप में पीडीएफ आती है वो ई साइन वैलिडेट करके पीडीएफ रिप्लाई कर सकता है कियोस्क को, ताकि एक दूसरे से मिलजुल कर रहना भी वो भी जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि भाई सामने वाला पीडीएफ भेज रहा है आदमसरी करेंगे, आदमसरी में रिप्लाई देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जहां तक हो सकता है आप भी कियोस्क की हेल्प कर सकते हैं। देखिए, एक दूसरे की मदद करना कोई बुराई नहीं है, प्लस एक दूसरे से हमें सीखने को ही मिलता है। कोई किसी फील्ड में अपग्रेड है तो कोई किसी से अदर फील्ड में अपग्रेड है। और भी किसी की कोई क्यूरी है? जिन जिन कियोस्क के पास ई साइन वैलिडेट की पीडीएफ सॉफ्टवेयर नहीं है वो मुझे शाम को कॉल करें, मैं आप सभी को इंस्टॉल कराऊंगा। दूसरी बात यह है कि राजेंद्र जी सर आप लोगों से अल्ट्रा वीवर की आईडी पासवर्ड मांगते हैं, लेकिन अब वो आप लोग आईडी पासवर्ड नहीं देते हो, जिससे कि वो प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट कर पाए। कभी कभी होता है हम लोगों के पास भी इतना वक्त नहीं होता है कि हर टाइम आप लोगों की क्वेरी सॉल्व हो जाए। सर आधार की रिकॉर्डिंग भी बताइए। राजेंद्र जी सर आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, कृपया उनकी बातें सुने। दही लगा दिया ऊपर हरा कर इनने। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? मैडम हाँ बताइए, मेरी आवाज आ रही हाँ है? मेरी हाँ आजम भाई आ रही है आपकी आवाज। आजम भाई आपने अभी मैं कुछ समय पहले मैसेज किया था कि आईडी कोई कियोस्क को आईडी जो गले में पहनते हैं वो जरूरी है, कंपल्सरी, उसे हम कैसे प्राप्त करें? ये जो आईडी की बात है तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो कियोस्क, एक जो कियोस्क होते हैं नए और एक कियोस्क होते हैं पुराने, ठीक है? तो पुराने कियोस्कों को 20 प्लस ट्रांजैक्शन करना मंथली बहुत ही जरूरी है। अगर आप 20 प्लस ट्रांजैक्शन पर कंटिन्यूस 3 महीने तक नहीं करते हैं, 20 से नीचे करते हैं, कोई कियोस्क क्या होता है कि शोकेस में लेकर बैठा है वो 10 ट्रांजेक्शन करता है, कोई कियोस्क 5 ट्रांजेक्शन करता है, कोई कियोस्क 2 ट्रांजेक्शन करता है, फिर कहता है कि सर हमारे पास तो काम ही नहीं आता है। वो पार्ट टाइम में जॉब करते हैं, पार्ट टाइम में मित्र लॉग इन करते हैं, तो ऐसे पीरियड में क्या होता है कि उनके पास ट्रांजेक्शन होंगे कहाँ से, वो कंटिन्यूस टाइम देते नहीं है। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा 20 ट्रांजेक्शन 30 दिन में 20 ट्रांजेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप करना चाहें तो एक दिन में 150 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आप 150 नहीं मानो, आप 50 ट्रांजेक्शन ही पर डे आप करते हो तो 30 दिन में 1500 ट्रांजेक्शन होता है। हमारे ऐसे ऐसे कियोस्क है जो पर डे में 250 260 ट्रांजेक्शन करते हैं पर डे, वो भी सिटी के अंदर। मैं गवर्नमेंट सेक्टर से हटकर बात कर रहा हूँ। हमारे हेरिटेज में ऐसे ऐसे कियोस्क हैं जो डेली के 250 240 260 280 300 इतने इतने ट्रांजेक्शन करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनको वर्किंग करनी है, उनको इस फील्ड में रहना है। लेकिन बाकी कियोस्क क्या है, वो अदर सर्विसेज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, प्राइवेट पोर्टल पर, जिसमें कि गवर्नमेंट ने आप लोगों को ई मित्रा पे वो ऐसी सारी फैसिलिटी दी गई है जो अदर प्राइवेट पोर्टल की होती है। ई मित्र यूटिलिटी के अंदर में कम से कम
अभी जो सर्विसेज चल रही है 600 प्लस सेवाएं चल रही है। 600 प्लस सेवाओं में से आप कियोस्क मात्र कितने सर्विसेज यूज करते हो? 4 से 5। उसमें से मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कौन कौन सी सर्विसेज आप लोग यूज करते हो। बोनाफाइड, कास्ट, ईडब्ल्यूएस, रिचार्ज, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट प्रिंट। इसके अलावा एक है मोस्टली जनाधार। जनाधार तो खैर रेगुलर ही करते हैं सभी, ये बिल्कुल ही रेगुलर आप लोग करते हो। इसके अलावा छठी सर्विस कौन सी है नहीं पता है हमें, ठीक है। गवर्नमेंट फॉर्म एप्लीकेशन की फीस जमा करनी है, वो हमें नहीं पता है। स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलअप करने हैं, वो हमें नहीं पता है। हमें क्या पता है? जनाधार में क्या काम करना है, मूल्यवास कैसे अप्लाई करनी है। ये एक नॉर्मल सर्विस है सर, जो रेगुलर 30 दिन चलने की है। लेकिन उसके अलावा जो हमें और भी सर्विसेज हैं, जैसे हमें आगे बढ़ावा देना है, वो आप लोग उसे टच नहीं करते हो, जैसा कि मैंने अपने ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में देखा है। इसलिए आप लोगों से विनती है कि उस 5 सर्विसेज के अलावा भी आप लोग अदर सर्विस पे ट्रांजैक्शन करें। वहां प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बात करें। मैं हूँ, राजेंद्र जी सर है, पूजा मैम है, आप किसी को भी नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है अप्लाई करने में। जैसा कि अभी 3 दिन पहले एक कियोस्क ने हमारे से क्वेश्चन किया था कि सर ये पीटीईटी के फॉर्म के फीस जमा नहीं हो रही, ठीक है। तो मैंने उस कियोस्क को अपनी आईडी से लॉगिन करके चेक करा दिया कि देखो ये फीस कट रही है, आप किस तरह लॉगिन करो। तो उस कियोस्क ने क्या करा, डीओबी जो अपन डालते हैं फॉर्म के अंदर में 2 तरह की डलती है, एक होती है डैश, एक होती है ऑब्लिक। तो उस भाई ने क्या करा, डैश की जगह वो ऑब्लिक सेलेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वो फॉर्म ओपन नहीं हो रही थी फीस जमा करने के लिए, ठीक है। फिर मैंने उनको वो स्क्रीनशॉट दिया, वो फीस जमा हो। इसी तरह इस फील्ड में काम करने के लिए सबसे पहले है आप लोगों को इस तरह की बारीकियां समझना। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ले लूं कि भाई कैंडिडेट की अभी मूल्यवास का टाइम चल रहा है, आरटी का टाइम आने वाला है, कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट, बच्चों के डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, मूल्यवास बनाना है। तो मूल्यवास अप्लाई करने में भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। अभी हाल फिलहाल में कई कियोस्कों ने क्या करा कि ऑनलाइन डेटा में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। है ना। तो मूल्यवास अप्लाई में सबसे बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए ऑनलाइन जो डाटा आता है, वो राशन कार्ड नंबर से डालते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल नंबर से डालते हो, या किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट बना हो तो उसके टोकन नंबर से वेरीफाई करते हो। तो उससे बेस्ट है कि पेरेंट्स की वोटर आईडी जो 10 साल पुराना है वो मेंशन करके अपलोड कर दो, आपके वो 10 दिन में वो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाए, कहीं से कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए। अभी जो डिपार्टमेंट में अप्रूवल की जो प्रॉब्लम चल रही थी वो शॉर्ट आउट हो चुकी है। 10 से 15 दिन लगाते थे, 20 दिन लगाते थे, 25 दिन लगाते थे, अब वो नहीं होगी। मात्र 10 दिन से 11वें दिन आपकी वो सर्टिफिकेट आपके जनरेट हो जाएगी, अगर आप सही तरीके से फाइल को चढ़ाते हो तो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए राजेंद्र जी को सर को सुने आप लोग। हेलो, आप सभी को नमस्कार मेरा। नमस्ते देखिए सर। वो आ रहा है आजकल सबसे ज्यादा ई मित्राओं की जांच हो रही है, तो आप सभी गवर्नमेंट रेट के अंदर ही काम करें। आपसे पहले 100 प्लस कियोस्क जयपुर में ऐसे हैं उनके पेनल्टी लग चुकी है 5000 प्लस, जबकि आप सभी का कमीशन आपको पता ही होगा 2000-1500 इनकम होती है महीने की। अब यदि 5000 आप पेनल्टी दोगे तो आपके कुछ भी नहीं हो इनकम होएगी। इसलिए सभी गवर्नमेंट के अंदर में ही काम करे। कोई भी आता है जांच करने उससे अपना आईडी कार्ड मांगे, काफी आते हैं, आते सिस्टम पे बैठ के चेक करने लग जाते हैं, अपन कुछ भी नहीं बोलते। हाँ, तो इसी से रिलेटेड मैं आप सबसे लोगों को पहले बता दूं, जैसे अभी ट्रांसपोर्ट नगर में, ब्रह्मपुरी में और, है ना, और रामगढ़ मोड़ पे इंस्पेक्शन टीम पहुंची थी।
आमेर ब्लॉक से, तो उस पीरियड में कुछ ई मित्र वाले ब्लॉक लेवल के एंड से उन्होंने अपने खुद को अधिकारी बताकर कि उसके पास विजिट करने पहुंचे कि आप भाई क्या ओवर चार्जिंग ले रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा, अपने पास ना तो उनकी कोई आईडी थी, ना ही कोई नोटपैड थे, ना ही गवर्नमेंट की कोई ऑर्डर शीट थी उनके पास। लेकिन कियोस्क की क्या हुआ, वो घबराकर परेशान हो गया। तो उसने जो भी रेट्स वहां पे, अधिकतर हेरिटेज में क्या देखा गया है कि ऑपरेटर की जगह यूजर बैठा है, और वो यूजर कौन बैठा है, नॉर्मल, जिसे एबीसीडी पता नहीं है, डिपार्टमेंट से कौन किस टाइम आ जाए नहीं पता है हमें। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। अगर आपके पास कोई भी अधिकारी, चाहे वो आमेर ब्लॉक से हो, तहसील ब्लॉक से हो, या फिर ब्लॉक से हो, जोटवाड़ा ब्लॉक से हो, तो आप लोगों को स्पेशली, अभी जो हेरिटेज में 2 टीमें घूम रही हैं, ये आसिफ भाई एक सूचित कर दूं, स्पेशली बांसबदर के अंदर में इंस्पेक्शन टीम पहुंचने वाली है आज से होली के बाद। या तो जमवा रामगढ़ की टीम ब्लॉक पहुंचेगी, या फिर आमेर ब्लॉक की टीम पहुंचेगी। इन 2 टीमों को ड्यूटी दी गई है हेरिटेज के अंदर इंस्पेक्शन करने की, क्योंकि ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट्स बहुत ही ज्यादा आ रही है और नगर निगम में ये रिपोर्ट जा चुकी है। तो आप लोग पहले से आग्रह हो, खुद को सख्त कर लें कि ऐसी भी कोई भी स्टाफ आता है या आती लेडीज में आती है, तो आप लोग उनसे सबसे पहले उनके आईडी मांगे। अगर उनके पास एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो उनके पास ऑर्डर शीट मांगे, आपके प्रति जो ऑर्डर शीट निकाली गई है एज पर कलेक्टेड तहसील से, कि भाई इस कियोस्क को इंस्पेक्शन करनी है और उसके खिलाफ हमारे पास रिपोर्ट आई है कि ये ओवर चार्जिंग ले रहा है, कस्टमर को परेशान कर रहा है। अगर नॉर्मल कोई आता है सिविल ड्रेस के अंदर में, आप उनसे भी सवाल जवाब कर सकते हैं, डरना नहीं है, बेझिझक होकर खड़े होकर बात करनी है। रही बात ओवर चार्जिंग की कि नॉर्मल फीस क्या होती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, 50 रुपया तो होती है सर्टिफिकेट अप्लाई करने की, जो टोकन चार्जेस करते हैं, ठीक है। दूसरी होती है 20 रुपये सर्टिफिकेट प्रिंट करने की, 50 + 70। आप नॉर्मल क्या लेते हो, 100 रुपये। वो 100 रुपये आपको नहीं बताना, रीजन, अगर 100 रुपये से प्लस 70 रुपये से प्लस आप बताते हो तो वो आपकी ओवर चार्जिंग में जाती है। चाहे आप कुछ भी ले रहे हो, उससे कोई लेना देना, लेकिन जो टीम आपके पास आती है इंस्पेक्शन करने के लिए, तो आपको मात्र 50 + 20 ये कैलकुलेशन करके बताना है। ये टोटली ये नहीं बताना कि सर हम 70 रुपये लेते हैं। 50 रुपये एप्लीकेशन फीस, 20 रुपीज सर्टिफिकेट प्रिंट फीस, ठीक है। इससे अधिक नहीं बताना है। कोई भी अगर अधिकारी आता है या नॉर्मल लड़का कोई भी आता है, सबसे पहले आप उनकी आईडी मांगे। अगर आईडी नहीं है तो आप उनके सामने मुझे कॉल करें, नाम पूछकर उस कैंडिडेट का नाम क्या है। जब तक वो अपना नाम नहीं बताता है, आपको आईडी नहीं दिखाता है, आपको अपने बारे में कोई भी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, ना ही भी आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड, ना ही किसी फीस से रिलेटेड। क्योंकि मार्केट में अभी कई लोग ऐसे फर्जीवाड़ा भी चल रहे हैं, जैसे कि मेरे पास मालवीय नगर से और अपने झोटवाड़ा से मेरे पास रिपोर्ट आई थी कि सर वो इंस्पेक्शन करने आए थे, ना ही उनके पास कोई आईडी थी, ना ही उनके पास कोई डायरी थी, ना ही उनके पास कोई ऑर्डर शीट थी। हैंड टू हैंड जब उस बंदे ने उस शॉप से निकलने के बाद मुझे कॉल किया, तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया था कि सर आपके पास उस एम्प्लॉय आईडी थी, नहीं थी, जो इंस्पेक्शन करने आया था। आपके ऑर्डर शीट के खिलाफ कोई उनके पास रिपोर्ट थी, नहीं थी। बोला सर वो तो पेनल्टी लगाकर चले गए ओवर चार्जिंग की। कितने की? 10,000 रुपए की, जबकि डिपार्टमेंट एंड से 10,000 रुपए की पेनल्टी नहीं है। पेनल्टी क्या है? 1,500 रुपए की पेनल्टी है, 500 रुपए एलएसपी को लगती है पेनल्टी, 1,000 रुपए कियोस्क को लगती है पेनल्टी। इस चीज का आप लोग स्पेशली ध्यान रखें, कोई ओवर चार्जिंग में काम ना करें। ओवर चार्जिंग बहुत ही गलत है। अगर एक कियोस्क को रेड लाइट या रेड मार्क लग जाता है ना, तो अभी डिपार्टमेंट उनको क्या कर रही है, पेनलाइज करके डायरेक्टली डिसेबल उसकी आईडी को परमानेंट के लिए बंद कर दी है। पहले क्या होता था, पेनल्टी लगाते थे, ठीक है भाई 3 महीने के लिए आईडी ब्लॉक हो गई, 3 महीने के बाद वो काम कर सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, डायरेक्टली उस आईडी को डिसेबल किया जा रहा है कि रेगुलर भविष्य में वो ऐसा काम ना कर सके। दोबारा वो 10 साल तक आईडी क्रिएट भी नहीं हो सकती।
अगर वो उसकी कियोस्क आईडी डिसेबल हो भी जाती है वो तो 10 साल के लिए वो आईडी जन आधार को ब्लॉक कर दिया जाता है कि 10 साल तक वो किसी भी कंपनी से अपनी आईडी को क्रिएट नहीं करा सकता। इसलिए आपसे विनती है कि अगर आपको इस फील्ड में रेगुलर रहना है, लॉन्ग टाइम तक काम करना है, तो नॉर्मल रेट में काम करें, कोई ओवर चार्जिंग ना रहे जिससे आपको डिपार्टमेंट एंड से कोई नोटिस मिले। आपकी ओवर चार्जिंग से आपको तो नुकसान होता ही है, प्लस एलएसपी को डबल नुकसान होता है। इस चीज का भी खास ध्यान रखें। दूसरी बात, जो कियोस्क महीने में कम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो कियोस्क भी अपने ट्रांजैक्शन को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करें। अरे 20 नहीं तो 100 ट्रांजैक्शन तो आप कर ही सकते हो। मैं आपसे 20 की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो महीने के 5 ट्रांजैक्शन। जयपुर ग्रेटर से कई कि उसने भी मेरे से पूछा कि सर हमारे पास, मैंने उन्हें कॉल किया ट्रांजैक्शन के लिए तो उन्होंने कहा सर हमारे पास तो काम ही नहीं आ रहा, कस्टमर ही नहीं आ रहे। अरे तो भाई आप कंटिन्यूअस टाइम दोगे तो ही आपके पास काम आएगा। ये नहीं कि आपने 1 घंटे के लिए शट ऑन किया, वर्किंग आए नहीं आए, टाइम पास करके चले गए, कॉलेज से आए 2 घंटा बैठे वर्किंग करके चले गए, तो भाई ऐसे में काम नहीं आता। काम करने के लिए, कस्टमर बनाने के लिए आपको 8 से 10 घंटा टाइम शॉप पर देना ही होता है। टेम्पोररी काम कभी भी नहीं हो पाएगा। अब आप सोचो कि मैं घर बैठे काम कर लूं, 4 ट्रांजेक्शन कर लिए, आज कर लिए, 2 दिन बाद 2 ट्रांजेक्शन कर लिए, 3 दिन बाद 2 ट्रांजेक्शन, तो ऐसे आपकी वर्किंग नहीं हो पाएगी, ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। सहमत है आप लोग मेरी बातों से? जी सर। स्टेप देगा बोलेगा सर। अच्छा, तीसरी बात कि किसी सर्विसेज में प्रॉब्लम आती है कि आपका टोकन कट गया और वो रिफंड नहीं हो रहा है। अगर उस केस में 2 घंटे के अंदर में आपका टोकन कैंसिल नहीं होता है, रिफंड नहीं होता है, तो उस 2 से 4 घंटे के बीच में आप मुझे वाया मेल करें, फिर मैं अपना लेटर बनाकर डिपार्टमेंट को मेल करूँ। टोकन रिफंड कराने की जिम्मेदारी मेरी है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, चाहे वो रिचार्ज से हो रिलेटेड हो, या वो बिलिंग से रिलेटेड हो, या वो किसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो। अभी कई कि उसके क्या हुआ, बीच में सर्वर प्रॉब्लम चल रही थी 2 दिन पहले, सर्वर की अपडेटिंग चल रही थी। उन्होंने क्या करा, जन आधार ई कार्ड डाउनलोड कंटिन्यूस उन्होंने 8 बार ट्रांजेक्शन कर दी। जब पता है कि मेरे 1 से 2 ट्रांजेक्शन हो चुके, सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हुई या कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ, तो आपको तिवारा में अप्लाई नहीं करना चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभी 4 दरवाजे क्षेत्र में हमारे एक कियोस्क है, उसने क्या करा कि बैक टू बैक उसने 6 रिचार्ज कर दिए, 6 टोकन कट गए उसके। लास्ट में क्या हुआ, 6 टोकन 240 के रिचार्ज 6 के हिसाब से मायने रखता है। अगर आपके पास एक रिचार्ज आपने कर दिया, वो फेल्ड हो गया या सक्सेस होकर कस्टमर को रिचार्ज नहीं आया, तो आपको वो रिचार्ज दोबारा नहीं करना चाहिए था, स्टॉप कर देते या कस्टमर को मना कर देते कि सर सर्विस में प्रॉब्लम चल रही है, आप कहीं और से रिचार्ज करा लें या फिर आप पेटीएम के थ्रू रिचार्ज कर लें। तो उसने क्या करा, डायरेक्टली बैक टू बैक 6 टोकन काट दिए। उस 6 टोकन को काटने के बाद वो मुझसे फोन करके पूछती है कि सर ये 6 टोकन कट गए और कस्टमर का रिचार्ज भी नहीं हुआ, अब ये टोकन रिफंड कैसे होगा। इस पीरियड में आप लोग, अगर ऐसा होता भी आप लोगों के साथ ऐसी दुर्घटना होती है, तो आप मुझे तुरंत सूचित करें विद पीडीएफ के साथ। आप लोग क्या करते हो, मैं आपसे मांगता हूं डाउनलोडेड पीडीएफ आप लोग मुझे भेजते हो, स्क्रीनशॉट फोटो क्लिक किया भेज दी, ऐसा नहीं करना। मुझे डिपार्टमेंट को लेटर बनानी होती है, विद अटैचमेंट लगाने होते हैं, आपकी वो स्क्रीन टोटल ट्रांजेक्शन कॉपी करनी होती है कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, बारीकी चेक करके बतानी भी होती। आप लोग क्या करते हो, डायरेक्टली उठाया स्क्रीनशॉट दे दिया सर ये। अब वो डिपार्टमेंट में ट्रांजेक्शन कॉपी कैसे करेगा, या रिसिप्ट नंबर कॉपी कैसे करेगा। आप लोग मुझे वो रसीद है जो जमा की वो मुझे भेजे विद, किसी रसीद में कई सर्विसेज रहती है जिसमें वो कैंडिडेट के मोबाइल नंबर या बिल नंबर नहीं आता, तो आप लोग उस कैंडिडेट के बिल
मोबाइल नंबर, कैंडिडेट का नाम, अगर आप बिजली बिल जमा करते हो जमा हो गया और जेबीएनएल पे जमा नहीं हुआ तो वो पुरानी वाली बिल जिसमें आपने जमा किया है के नंबर के साथ वो भी मुझे भेजें। 4 पन्ना का निकल रहा है मुझे प्रोसेस ऑफिशियली प्रोसेस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग क्या करते हो, मुझे स्क्रीनशॉट देते हो, तो भाई स्क्रीनशॉट के मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को। वो ऑफिशियली प्रोसेस है, वो आप लोगों को करना ही करना है। समझ गए? 60 साल की होगी तो स्टेशनरी कब भेजोगे सर? हेलो, वालेकुम दोपहर दोपहर बाद आ जाना, दोपहर बाद मिलेंगे। हाँ ऊपर कब मिल रहे हो? अच्छा, तीसरी जो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ फेस हो रही है कि सर चिरंजीवी की, जिन्होंने चिरंजीवी का टोकन काट दिया है वो मुझे विद रसीद के साथ मुझे जन आधार नंबर भेज दे, उसकी सर्टिफिकेट आप लोगों को मिल जाएगी। और जो नई पॉलिसी करना चाहते हैं या नई रिन्यूअल अप्लाई करना चाहते हैं तो कृपया करके वो अभी रिन्यूअल ना करें। आप लोग वो राजस्थान इलेक्शन लोकसभा चुनाव के बाद अप्लाई करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव तक इस सर्विस को बंद कर दिया गया है फिलहाल। तो लोग क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता में ऐसे कोई काम नहीं होते। इनके टोकन कटे सर हुए एक हैं सवाल वो और मुझे था मेरा। जी बताएं। हाँ सर, मेरा भी एक सवाल है। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, चिरंजीवी आयुष्मान दोनों नहीं, के लिए अप्लाई कर चिरंजीवी ही सकते है, हैं या फिर बस चिरंजीवी का नाम बदला गया है। पहले कांग्रेस सरकार में नाम था चिरंजीवी योजना, लेकिन अब भाजपा सरकार में नाम है चिरंजीवी आयुष्मान आरोग्य योजना। आप अगर ई मित्रा यूटिलिटी में टाइप करोगे चिरंजीवी तो नहीं आएगा, अब आपको उसमें टाइप करना है आयुष्मान आरोग्य योजना। वर्किंग वही है, सर्विस का नाम बदला है, सर्टिफिकेट का नाम बदला है। मगर सर्टिफिकेट ये अभी वही कहीं काम कर रही है, जो 25 लाख रुपए तक का इलाज था वो लेस करके 5 लाख रुपए तक का इलाज कर दिया गया। अच्छा, टाइमिंग चेंज मतलब 25 से 5 हाँ, जो ये गहलोत 5 सरकार में लाख का जो चेंज हो 25 गया। लाख के इलाज फ्री मुफ्त थे, और अभी जो करंट वर्क में है वो है 5 लाख रुपए तक की। तो उसका भी मुद्दा उठाया तो गया क्या है, सर ये योजना में भेजा गया है, उसकी भी सर प्रोसीजर एक चल बार रही एक है। सवाल और था जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये 5 लाख का जो बीमा है इसके ऊपर जी कि ऑल ओवर पर है या फिर केवल राजस्थान में अपन ये करवा सकते नहीं, हैं इलाज? फिलहाल तो ये सेवाएं राजस्थान में ही है, ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये सर्विस राजस्थान की तो जाहिर सी बात है ठीक। राजस्थान में ही लागू होगी। अदर्स स्टेट्स के लिए भी वर्किंग चल रही है, बात रखी गई है सीएम साहब के साथ। अब देखते हैं सीएम साहब चुनाव इलेक्शन के बाद क्या डिसीजन लेते हैं, वो वक्त आने पर पता लगेगा। एक और बात आप लोगों को बता दो, ई मित्रा से आप लोग तो चिरंजीवी अप्लाई करते हो तो वो सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं हो, पॉलिसी प्रिंट नहीं होती आप लोगों से, तो कृपया करके आप लोग उस जनाधार से हटकर एक अपनी सिटीजन एसएसओ आईडी बना लें, जिससे आपको पॉलिसी प्रिंट करने में आसानी हो। आप लोग मुझे रेगुलर भेजते रहते हो, टोकन काट दिया पॉलिसी प्रिंट नहीं हो रही, टोकन काट दिया पॉलिसी प्रिंट नहीं हो रही, तो मैं भी परेशान होता हूँ आप लोगों से। तो इससे बेटर है आप लोग फैमिली में से किसी के नाम से एसएसओ सिटीजन एसएसओ आईडी बना ले, जिसमें जनाधार आधार लिंक ना हो। ठीक है, उसके बाद आप आराम से उसमें पॉलिसी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को स्क्रीन पे बता ही दूं सिटीजन एसएसओ आईडी के लिए। जैसे मेरी सिटीजन आईडी बनी हुई, ठीक है, सिटीजन आईडी लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, सिर्फ क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डालना है रजिस्ट्रेशन फॉर माई योजना, राइट मार्क पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है जन आधार नंबर या जन आधार रिसिप्ट नंबर या फिर आधार नंबर। अगर किसी के पास अभी ऐसा है, कोई ऐसा जन आधार है जिन्होंने टोकन जनरेट कर दिया हो और पॉलिसी प्रिंट नहीं हो रही हो, ठीक है, ये जैसे मैंने जन आधार नंबर डाला, सर्च किया, ये पॉलिसी डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। ठीक है, सबसे पहले बात, आपको डाउनलोड करने से पहले आपको ये डेट सेलेक्ट करना है कि यहाँ पे डेट वैलिडेशन एंड डेट क्या आ रही है। तो जैसे इस पॉलिसी की डेट है 2025, मतलब इनकी रिन्यूअल हो चुकी, टोकन आपने मित्रा से काट दिया लेकिन वो पॉलिसी वहां से डाउनलोड नहीं हुई, तो वो आपकी सिटीजन एसएचओ आईडी से डाउनलोड होगी। हाँ सर, एक सवाल था कि पहले के जनाधार एक नाम जुड़ा उसमें ये आवाज वॉइस नहीं आ रही है। जुड़ा हुआ है। हाँ वापस बोलो सर, रिपीट कर रहा हूँ। एक जनाधार था ना जिसमें नाम पहले से जुड़ा हुआ है जी, आधार नंबर के साथ, और दूसरे जनाधार में उसका नाम जुड़ा हुआ है बट उसमें आधार नंबर नहीं जुड़े हुए हैं। जी, तो जिसमें आधार नंबर, जिस जन आधार कार्ड में आधार नंबर लिंक नहीं है, आप जयपुर से हैं, उसमें उसका भी नाम, मतलब पहले वाले जनाधार में भी नाम है, दूसरे में हाँ भी है। समझ गया मैं। वो क्या होता है, ये मित्र वाले पैसे कमाने के लिए उस चीज को बारीकियां चेक नहीं करते कि लड़की या लड़के का पेयर पक्ष में नाम जुड़ा हुआ है या नहीं है। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट सामने वाला आया आपके पास एज पर में आया, फिर मेरा जनाधार बना हुआ नहीं है, आप बना दो। आपने क्या करा, फटाफट अप्लाई कर दी। पहले के सिस्टम में क्या था कि वो आधार नंबर डालते ही ऑलरेडी आता था कि ऑलरेडी आधार जुड़ा हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। केवाईसी भी हो जाती है, आधार जनरेट भी हो जाते हैं, जन आधार भी बन जाता है। उसका सॉल्यूशन कैसे करे? तो ऐसी स्थिति में अगर किसी जन आधार में कैंडिडेट का आधार लिंक नहीं है और उन्होंने अपना जन आधार भी बनवा लिया फैमिली के साथ, पुराने जन आधार और नए जन आधार को लेकर आपको, अगर आप जयपुर में रहते हैं तो जयपुर कलेक्ट्रेट में रूम नंबर 216 में आपको विजिट करना है। वहाँ ऑथोराइजेशन, जन आधार की ऑथोराइजेशन टीम बैठी है, वहां से वो उस कैंडिडेट को उस कार्ड से रिमूव करेंगे। ये अथॉरिटी उन्हें दी गई है, ना कि मित्र को, ना ही एलएसपी को दी गई है। और नहीं और सर, वो 200 क्या नाम 200 डिस्ट्रिक्ट से हो तो अगर 200 डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपके ग्राम पंचायत या जो पंचायत समिति लगती है, आप वहां विजिट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। और सर एक प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नाम से जनाधार में स्प्लिट फैमिली करते हैं ना, जी, तो उसमें मान लो कि बेटे की नौकरी है, अब बाप को दूसरे मतलब बेटे गवर्नमेंट जॉब है उसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके माँ लिए आधार गृहिणी कार्ड है लगा और दिए लड़का डॉक्यूमेंट्स में, गवर्नमेंट जॉब में आगे से हाँ तो उस पीरियड में देखिए, अगर आप ट्रांसफर करते हो उस कार्ड में, आप पहले सबसे पहले ये देखो आपके उसमें कितने मेंबर जुड़े हुए हैं। अगर वो उस कार्ड में अकेली है, स्वयं है, तो उस कार्ड को पूरी फैमिली ट्रांसफर में जाकर ट्रांसफर कर सकते हो। जो पुराना माँ का जन आधार का संख्या है वो हमेशा के लिए डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आगे से रिजेक्ट कर दिया, मतलब नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे उसमें, आधार डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दी तुमने तो नहीं, आप लोग क्या करते हो कि आधार की फोटो कॉपी अपलोड करते हो, तो सर प्लीज आप लोग फोटो कॉपी अपलोड ना करें, कलर कॉपी स्कैन करके ही अपलोड किया करें, जिससे डिपार्टमेंट को रीचेकिंग में आसानी हो सके। फोटो कॉपी तो वैसे नॉर्मल होती है, फिर उसके बाद आप स्कैन करते हो तो वो वैसे डिम हो जाती है, फिर अधिकारी को वो चीज दिखती नहीं। हम आपको तो दिखती है, लेकिन उनके सिर्फ सिस्टम पे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो डीपली वर्किंग नहीं करती है। तो क्या करना है उसमें, स्प्लिट फैमिली में डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करें? तो उसमें ऑब्जेक्शन क्या लगाया उन्होंने, उसमें ये लगा कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। नेसेसरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें ना, तो आप ऐसा करो, हाँ। स्टाम्प पे एक नॉर्मल एफिडेविट बनवा लो जिसमें ये कारण लिखा जा सके कि माँ किस कारण से अपने बेटे के साथ रहना चाहती है। अच्छा ठीक है, आप रीजन नॉर्मल सब्जेक्ट पे लिखा दो कि भाई
मेरी माँ घर में अकेली रहती है और कार्ड इनका अलग से बना हुआ है, तो अब वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती है। कृपया करके मेरे इस कार्ड को रद्द करके मेरी माँ को मेरे कार्ड में ट्रांसफर किया जाए। और ये सर विश्वकर्मा फॉर्म कहाँ से भराएगा ये? सर विश्वकर्मा की जो फॉर्म है वो CSC ID पे अभी फिलहाल वर्किंग चल रही है, और ई मित्रा पे भी इसकी सर्विस डालने के लिए रिक्वेस्ट हम लोगों ने रिक्वेस्ट लगाई है। तो हो सकता है कि इलेक्शन के बाद वो भी वर्किंग शुरू हो जाए। और ये 18 वर्ष से उम्र के पैन कार्ड का कैसे बनाए? 18 वर्ष से कम उम्र वाले 18 से प्लस कम वाले का आप पैन कार्ड जो है वो भी सर्विसेज इलेक्शन के बाद ई मित्रा पे अपडेट हो जाएगी माइनर एज की। तो फिलहाल आप जो है किसी के पास UTI ID हो उससे बना सकते हैं, किसी के पास NSDL ID हो उससे बना सकता है। हाँ सर, मेरा भी एक सवाल था। एक और सवाल मेरा, सर इन दिनों ना कई लोग ऐसे जो उनका अभी तक पेंशन नहीं हो पा रही है। जो पेंशन थी ना आ रही थी, वो बहुत समय से रुकी हुई है और अभी भी नहीं आ रही। तो क्या आगे से ही रुकी हुई है या कोई और कारण हो सकता है? देखिए फिलहाल तो ये आगे से ही रुकी हुई है केंद्र से। तो अगर आपको वैसी स्थिति चेक करनी है तो आप क्रोम में राज्य पेमेंट स्टेटस या और एक एप्लीकेशन नंबर को चेक करना है कि उनकी एप्लीकेशन नंबर कैंसिल तो नहीं की गई। दूसरी, पेमेंट उनकी क्या ऑब्जेक्शन में तो नहीं है, या फिर पेमेंट उनकी रिफंड तो नहीं हो गई। कई कार्ड्स में ऐसी प्रॉब्लम देखी गई है कि वो जनाधार में तो अपना माइनर एज नॉर्मल एज में है, पेंशन एज में नहीं है, और उन्होंने पुरानी पेंशन बनवाई है प्लस एज में। तो ऐसे लोगों की भी पेंशनर की पेंशन बंद हो चुकी है। अभी मेरे पास ऐसे 4 केसेस आ चुके हैं और मैंने ऐसे चेक किया है, वो जनाधार में एज नहीं है पेंशनर की जो होनी चाहिए, और उन्होंने पुरानी ऑफलाइन पेंशन बनाई हुई थी। उन्होंने जब तक पेंशन उठानी थी और गवर्नमेंट को जब तक पेंशन देनी थी, गवर्नमेंट ने उनकी एप्लीकेशन को परमानेंट रद्द कर दिया, कैंसिल। एक्चुअली सर ऐसा होता है, जब हम चेक करते हैं तो उसमें अमाउंट तो पूरा दिखता है, बट बैंक के उसमें भी दिखता है, बट बैंक में जाते हैं तो उनको अमाउंट बताते हैं कि अभी तक आपकी पेंशन नहीं आई है, ये निकलती नहीं है। तो आप एक बार अगर वहां बैंक में स्टेटमेंट आपने लिया, आपने वो चेक कर, जो भी अभी आंटी लोग आई थी पेंशन वाली पेंशन पिछले रुकी 2 हुई महीने है, पहले मैं की आप लोगों बात को है। बता दूं कि जनवरी तक की पेमेंट जो है वो जनरेट हो चुकी है खाते में। जनवरी तक की पेमेंट सभी की आ चुकी है। किसी किसी विधवा माओं की पेंशन रुकी हुई है, वो भी बहुत जल्द थोड़ी देर थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि वो क्रेडिट हो जाए। हाँ सर, एक और क्यूरी थी। मेरा ये कहना था कि मैंने भी अपना पालनहार योजना के लिए अप्लाई किया था। पूरा साल भर हो गया, पिछले जुलाई अगस्त में अप्लाई कर लिया था सर। तो उसमें अप्रूव भी हो गया, अमाउंट भी अप्रूव हो गया, बट है ना वो अभी तक नहीं आया। तो देखिए ये रुकने का एक बार कारण क्या? हमने क्रोम उसके में बाद चेक नहीं किया वैसे। आप उसकी स्टेटस क्रोम में आप चेक कर सकते हैं। आप न्यू टैब में ओपन करना पालनहार, पालनहार लिंक को जैसे ओपन होती है उसके बाद नीचे आता है ऐप स्टेटस। ठीक है, उस ऐप जी स्टेटस को ओपन करना है। वहां पे आप जन आधार नंबर से पेमेंट स्टेटस प्लस एप्लीकेशन स्टेटस दोनों चेक कर सकते हैं। मैंने किया था अभी, वैसे तो थोड़ा समय ज्यादा हो चुका है चेक किया हुआ। मैंने खुद ने अप्लाई किया था, खुद ही ने चेक किया था बाद में। उसमें अप्रूव तो बताते हैं, आगे से अप्रूव बता रहे, बट अमाउंट नहीं आया था बैंक में। देखिए अमाउंट की जहाँ तक बात है, तो आपके पास अपना जन आधार नंबर है? अभी फिलहाल जी। अभी की कह रहे हो क्या? अभी आपके जनाधार पास नंबर? जन आधार नंबर याद है आपको? हाँ, एक मिनट, तो मेरे पास होगा जल्दी। हाँ। आप सभी लोग भी देख लें कि गूगल में पालनहार का अभी स्टेटस चेक। फिलहाल हाँ, बट अभी है नहीं जाना। नहीं अभी है जन आधार? हॉस्पिटल में हूँ वैसे। एक्चुअली मैंने बताया था सर, कोई हॉस्पिटल नहीं। में हूँ मैं, मेरे आप पापा यहाँ एडमिट देखिए, है। यहाँ 2 ऑप्शन आपको स्क्रीन दिख रही है। जी देखिए यहाँ दो ऑप्शन आते हैं, एक एप्लीकेशन स्टेटस, एक है पेमेंट स्टेटस। अगर आपको अपना पेमेंट जी स्टेटस देखना है तो पेमेंट स्टेटस में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेशन चेंज करना है। अभी जो सेशन चल रहा है शिक्षण संस्थान की तरफ से वो है 2023। ठीक है, यहाँ पे जी आपको सर। कैप्चा डालना है, गेट स्टेटस पे क्लिक। ठीक है, अगर आपको अपना पेमेंट एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है
तो आप अपनी डिटेल डालकर यहाँ पे जन आधार नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आपको दिखाया जी सर। जाता है कि बिल जनरेटेड है या बिल फॉरवर्डेड है, बिल जनरेटेड और बिल फॉरवर्डेड ये दो जो ऑप्शन है ये अलग अलग है। हम लोग क्या समझते हैं कि भाई बिल अच्छा। फॉरवर्डेड हो गया, बिल जनरेटेड मतलब हमारा पेमेंट